पेटेंट, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फार्मर्स राइट, ब्रीडर्स राइट, ठीक है। फिर आपका आता है बायोपायरेसी, बायो प्रोस्पेक्टिंग, केस स्टडी ऑफ क्यूक्यूरमा, केस स्टडी ऑफ नीम। ये सारे ही टॉपिक आपको बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 4 में दिए हुए हैं। जहां पर मैं आपको बता दूं कि आईपीआर तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 5th सेमेस्टर में। जब आपने 5th सेमेस्टर में ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था तो वहां पर यूनिट 5 में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेंशन किया हुआ है टॉपिक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मेन टॉपिक क्या है? केस स्टडी ऑफ क्यूकुरमा, केस स्टडी ऑफ नीम, साथ ही साथ फार्मर्स राइट और बायोपायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग। देखो मैं आपको सिलेबस से बताता हूं कि कहां से किस तरह से क्वेश्चन आता है। ये सिलेबस आपको हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 का है, जहां पर हम सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, जहां पर हम देखेंगे पेटेंट क्या होता है, आईपीआर, फार्मर्स राइट, ब्रीडर्स राइट, बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायोपायरेसी। उसके बाद आपका पेटेंटिंग एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट। फिर 2 केस स्टडी है, एक क्यूकुरमा की है, एक नीम की है। तो अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले पेटेंट से आपको क्वेश्चन आता है, जनरली 2 मार्क्स का ही आता है, कभी कभार 5 मार्क्स का आता है। आईपीआर 2 मार्क्स का ही आता है, कभी कभार 5 मार्क्स का आता है। फार्मर्स राइट इसको आप 5 मार्क्स में करके जाना, ब्रीडर राइट्स इसको आप 2 मार्क्स में करके जाना, बायो प्रोस्पेक्टिंग अकेला आएगा तो 2 मार्क्स में करके जाना, बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी साथ आता है तो आपको 5 मार्क्स में करके जाना है। फिर यहाँ से 2 केस स्टडी है, एक तो क्यूकुरमा की, एक नीम की। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो है क्यूकुरमा, जिसको आप 5 मार्क्स में करके जाओगे। फिर सेकंड पे प्रायोरिटी रखनी है नीम की। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, पेटेंट, आईपीआर, फार्मर्स राइट, ब्रीडर्स राइट, बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायोपायरेसी, फिर आपका केस स्टडी हो गई क्यूकुरमा और नीम की। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को ध्यान से सुनना और समझना। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई भी नई फॉर्मुलेशन करी है, या आपने कुछ भी नया बनाया है, या आपका कुछ भी आइडिया है, ठीक है, आपकी कुछ भी क्रिएशन है, वो बिल्कुल नई है, वो बिल्कुल नॉवेल्टी शो कर रही है। नॉवेल्टी का मतलब है बिल्कुल नई है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने कोई फॉर्मुलेशन बनाया और आपने बोला कि ये अभी तक पहली बार बना है और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कहीं ये पहले से तो नहीं बना। सारी चीजें एनालाइज करेंगे और उसके बाद अगर ये बिल्कुल नॉवेल्टी शो करता है, मतलब कि अगर ये बिल्कुल नया है, तो हम बोल देंगे कि सर आपको इसका पेटेंट मिल जाएगा। मतलब ये दवाई या ये फॉर्मुलेशन या ये जो भी आपका आइडिया है, क्रिएटिविटी है, थिंकिंग है, ये अब आपके नाम हो चुकी है, आप इसके ऑनर है। तो इसे ही कहते हैं पेटेंट करवाना। मतलब कि जो भी आपका आइडिया है, क्रिएशन है, थिंकिंग है, आपका कोई एक्सपेरिमेंट है, आपका कोई फॉर्मुलेशन है जो बिल्कुल नॉवेल्टी शो कर रहा है, बिल्कुल नया है, तो उसको आप अपने नाम पे रजिस्टर करा सकते हैं। उसे ही हम कहेंगे पेटेंटिंग। अब जो यहाँ पर मैंने बंदा खड़ा कर रखा है वो पेटेंटिंग करवा रहा है ना। जैसे मान लीजिए उसका कोई आइडिया है, क्रिएशन है, थिंकिंग है, फॉर्मुलेशन है, जो कि बिल्कुल ही नॉवेल्टी शो कर रहा है, तो उसको उसको क्या कराना पड़ेगा? पेटेंट कराना पड़ेगा, अपने नाम पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो जो भी ये करवा रहा है, जो भी पेटेंट अपने नाम पर करवा रहा है, उसे बोलते हैं पेटेंटी। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि रजिस्टर करवा रहा है पेटेंट को। फिर उसके पास राइट आ जाएगा, उसके पास अधिकार आ जाएगा कि वो ही उसे बेच सकता है, वही उसे बना सकता है और वही उसे यूज भी कर सकता है। और जो पेटेंट उसे मिलेगा वो उसे लगभग लगभग 20 साल का मिलेगा। यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, 20 इयर्स का पेटेंट उसे मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने देखा पेटेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि पेटेंटी क्या होता है।
फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, फिर हमने उसका टाइम पीरियड देखा कि 20 ईयर तक पेटेंट उसके नाम पर रजिस्टर रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने कोई भी ड्रग के लिए पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल किए, फिर क्लिनिकल ट्रायल किए, फिर उसके बाद वो ड्रग मार्केट में आई, फिर भी उसके ऊपर फार्माकोविजिलेंस चला, है ना, तब जाके ये मार्केट में ड्रग चली है और आगे बढ़ती जा रही है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इस ड्रग का पेटेंट ले लेगी कि ये ड्रग और सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेटेंट ले लेगी। पर क्या होगा, 20 साल के बाद जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो हमारी गवर्नमेंट सेम फॉर्मूला यूज करके जेनरिक ड्रग बना देती है। तभी वो सस्ती होती है क्योंकि फॉर्मूला तो पहले से है और ट्रायल्स उस दवा के अनुसार पहले से हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी ने पहले ही प्री क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल करे हुए हैं, तो पैसा बच जाता है, इसलिए जेनरिक दवाई भी सस्ती होती है। तो यहाँ पर बताने का मेन मुद्दा यही है कि आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देगी जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। फिर उसके पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि सिर्फ वही करे, कोई भी कर सकता है फिर तो मैन्युफैक्चरिंग उसके फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर लिखा है पेटेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली पेटेंट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई क्रिएटिविटी है, उसका रिजल्ट आना, तो उसको आपको पेटेंट कराना है। मतलब कि सीधा सा है, ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एक तरह का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक फॉर्म है। ठीक है, दिस इज अ मोनोपोली राइट। यहां पर मैंने लिखा है मोनोपोली राइट। इसका मतलब होता है कि एक ही प्रोड्यूसर है और वो एक ही मेन आदमी है। सोल का मतलब एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वही मेन आदमी है, वही सप्लाई करेगा, वही फॉर्मुलेशन करेगा, वही सब कुछ कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि उसी को राइट है सेल करने का, मार्किंग करने का, साथ ही साथ उसको यूज करने का। ये सारा राइट सिर्फ और सिर्फ पेटेंटी के पास है। पेटेंटी वो होता है जिसके नाम पर पेटेंट होता है, रजिस्टर। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है इफ एन इन्वेंशन इज पेटेंटेड इट इज इम्प्लाई दैट नो अदर पर्सन कैन कमर्शियली बेनिफिट फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला कि सिर्फ इसी बंदे के पास अधिकार है कि ये बनाएगा, ये बेचेगा, ये यूज करेगा, तो यहाँ पर कोई और बंदा आकर ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आकर ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास 20 साल का पेटेंट है। 20 साल तक ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये कोई भी करेगा तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, साथ ही साथ इनको जेल भी हो सकती है। और अगर इनको करना है तो फिर पेटेंटी की मंजूरन के अंदर ही कर सकते हैं। पेटेंटी चाहेगा कि हाँ भाई मैं मंजूर हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पैसा दे दो, तो आप कर सकते हो, वरना तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, और इससे क्या होता है पता है, जैसे मान लीजिए मैं पेटेंटी हूं, मैंने कुछ बहुत ही बढ़िया बनाया, अब उसका क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए, तब जाके मेरा नाम चलेगा। अगर मान लीजिए उसका क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम से मेरा भी मन नहीं करेगा कि मैं कुछ बनाऊं, क्योंकि जब मैंने बनाया, मैंने आइडिया दिया, मैंने थिंकिंग दी, मैंने फॉर्मुलेशन करी, मैंने सब कुछ करा, और क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है या उसे कोई और यूज कर रहा है, तो फिर मेरा क्या, मेरे को क्या फायदा मिल रहा है। ठीक है ना, तो वो मेरे नाम पे पेटेंट है, ना मुझे कोई नॉवेल्टी मिल रही है, ना मुझे कुछ पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा, कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा, एक तो बनाया भी मैंने। तो इस कंडीशन में हमें पेटेंट करवाना ही चाहिए, और पेटेंट वाली चीज को आप यूज नहीं भी कर सकते। और इसीलिए हर बंदा ट्राई करता है कि कुछ नया करे ताकि उसके नाम पे वो पेटेंट हो जाए। इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि यार अगर हम कुछ नया करेंगे तो हमारे नाम पे ही रहेगा वो। ठीक है, अब देखो, अगर आपको पेटेंट फाइल करना है इंडिया में तो क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले फाइंड फिलिंग पेटेंट ऑफिस जुरिडिक्शन। सबसे पहले आपने देख लिया, ढूंढ लिया, उसके बाद आपके सारे पेटेंट स्पेसिफिकेशन तैयार करो। फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी फॉर्म्स है, जो भी नेसेसरी है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी फॉर्म्स, उनको प्रिपेयर करो। फिर उन सभी को सबमिट करो, चाहे आप फिजिकली सबमिट करो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करो, इस तरह से आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपने जुरिस्डिक्शन का ऑफिस देख लिया, उसके बाद आपने पेटेंट स्पेसिफिकेशन तैयार कर ली है, फिर आपने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी नेसेसरी फॉर्म्स है वो तैयार कर ली है। उसके बाद उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना है, आइदर फिजिकली आइदर ई फिलिंग। और फिर आपको करना है वेट, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस होगी वो पूरी फॉलो होगी। उसके बाद चेक वगैरह किया जाएगा, एनालाइज वगैरह किया जाएगा। फाइनली अगर आपका पेटेंट लायक है पेटेंट के, तो आपको पेटेंट दे दिया जाएगा। अगर उसमें नॉवेल्टी है, अगर वो बिल्कुल नया है, वो बिल्कुल न्यू है, वो मार्केट में पहले से नहीं है, तो आपको पेटेंट मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं, लाइन बाय लाइन सबको फॉलो करना होता है, तब जाके आपको पेटेंट मिलता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट बता रखा है, तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पेटेंट क्यों करवा रहे हैं, ताकि हमारे जो नाम पर रहे वो हमारे नाम पर ही रहे। मतलब कि अगर मैंने कुछ फॉर्मुलेशन किया तो वो मेरे नाम पर ही रहे, कोई उसका मिस यूज ना करे, कोई उसकी कॉपी ना कर सके। आप देखो प्यूमा, तो आप प्यूमा की जगह पूमा, फूमा, अलग अलग तरह की चीजें बन रही। प्यूमा तो डबल नहीं लिख सकता ना, कोई नहीं लिख सकता, लोगो नहीं लगा सकता, अगर लगा रहे तो गलत है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ क्रिएटर, सीधी सी बात है, जो भी क्रिएटिविटी है क्रिएटर की, क्रिएटर कौन है, जो कि पेटेंट वाला है, तो उसकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको बचा के रखने के लिए। टू प्रमोट द क्रिएटिविटी ऑफ न्यू क्रिएटर, और जो नए नए क्रिएटर निकल के आएंगे वो देखेंगे यार कि नया कुछ बनाने पे पेटेंट हो रहा है, तो वो भी नया कुछ बनाएंगे, नई कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। ठीक है। टू एक्सेलरेट द टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और अगर ऐसा चलता रहा, नए नए क्रिएटर आए, क्रिएटिविटी करते रहे, तो हमारे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होंगे कंट्रीज में। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इन्वेंशन बाय थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी आकर इसको यूज ना कर सके, यही हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। टू एनकरेज इन्वेंशन बाय प्रमोटिंग देयर प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, हम ये बोल सकते हैं कि आप खोज करते जाओ और हम आपको पेटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपके नाम पर ही वो खोज रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस पेटेंटी को उसको लगेगा कि हाँ यार भाई, मेरे नाम पर रहने वाला है, मुझे ही क्रेडिट मिलने वाला है, मेरे को ही मेहनत करनी है और मैं ही मेहनत करूंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए पेटेंट के, ये आपका प्रोसीजर हो गया, ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखे हैं पेटेंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड गाइडलाइन। तो ये फॉर्म्स दे रखे हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5, फॉर्म 9, फॉर्म 18। जैसे फॉर्म 1 है आपका एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, पूरा भरना पड़ता है, फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पेटेंट होता क्या है, पेटेंट के लिए प्रोसीजर क्या है, पेटेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, पेटेंट किसको दिया जाता है, सब कुछ। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो मैं 5th सेमेस्टर का लेक्चर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को देखते हैं कि आज का आपका टॉपिक है आईपीआर, और आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आई रिपीट, आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और यहाँ पर ये जो वर्ड है इंटेलेक्ट, इस इंटेलेक्ट का मतलब होता है एनी क्रिएशन ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन की कोई भी क्रिएशन, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन हो, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्ट। तो आईपीआर स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इंटेलेक्ट का मतलब होता है एनी क्रिएशन ऑफ द ब्रेन, आइदर वो कोई आइडिया हो, वो कोई इंफॉर्मेशन हो, सच दिस क्रिएशन हैव कमर्शियल वैल्यू आर कॉल्ड एज प्रॉपर्टी। इस क्रिएशन की कमर्शियल वैल्यू होती है जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं, और कमर्शियल वैल्यू का मतलब होता है बिजनेस और बिजनेस मॉडल को डेवलप करना। मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल है उसमें इंटेलेक्ट का मतलब होता है एनी क्रिएशन ऑफ द ब्रेन, जैसे कि आइडिया और इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से आप कमर्शियल वैल्यू को डेवलप कर सकते हो, जिसे आप प्रॉपर्टी नाम देते हो। और कमर्शियल वैल्यू का मतलब होता है बिजनेस और बिजनेस मॉडल का डेवलपमेंट करना। तो देखो आईपीआर का सीधा सा मतलब है कोई भी आइडिया जो मेरे द्वारा बनाया गया, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरे द्वारा क्रिएट करी गई, बनाई गई, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे मान लीजिए कोई भी आइडिया है जो कि मैंने खुद ने ही क्रिएट किया है, खुद से ही, आइडिया क्रिएट फॉर वन पर्सन इटसेल्फ, हेंस द वर्ड कॉइंड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वो मेरा अधिकार हो गया, उस पर मेरा अधिकार हो गया, वो मेरा आइडिया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आइडिया आईपीआर के अंडर में आ जाएगा। ऐसा आइडिया जो फार्मास्यूटिकली फिट बैठ रहा हो, एप्लीकेशन जिसकी फिट बैठ रही हो, जिसकी मदद से बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो रहे हो, वो आइडिया को हम कॉपीराइट दे देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे देंगे। ठीक है। आईपीआर इज गवर्न बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री दे वांट्स दिस राइट टू बी प्रोटेक्टेड। गवर्नमेंट जो होती है ना हर कंट्री की, वो चाहती है कि ये आइडिया प्रोटेक्टेड रहे, जिसने सोचा उसके नाम पे ही रहे, जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी उसके नाम पे ही रहे। और गवर्नमेंट इसे प्रोटेक्ट क्यों करती है? बिकॉज इफ समवन हैज डेवलप्ड वेरी गुड इंफॉर्मेशन और आइडिया इज वेरी क्रिएटिव, देन गवर्नमेंट हेल्प him or her to protect his or her right
टू अवॉइड कॉपिंग ऑफ दिस आइडियाज। किसी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, तो गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है और उसके आइडिया को कॉपीराइट नहीं होने देती। एज इट बिलीव्ड टू इंक्रीज द कंट्रीज इकोनॉमी, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये आइडिया या ये इंफॉर्मेशन कंट्री की इकोनॉमी को बदल सकती है। नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इनिशियली द इन्वेंशन वर केप्ट सीक्रेट, शुरू में तो इन्वेंशन को सीक्रेट रखा गया सो दैट इट इज वेल प्रोटेक्टेड, बट लेटर ऑन टेक्नोलॉजी डेवलप, those secret has come out in public domain so that they can be benefited to public। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो सारे प्रोटेक्टेड आइडियाज बाहर आए और वो बेनिफिशियल रहे पब्लिक के लिए। बट व्हेन सीक्रेट आर आउट, जब वो सारे सीक्रेट्स बाहर आ चुके हैं तो वो पब्लिक हो चुके हैं और हर कोई उसे इजीली कॉपी कर सकता है। एंड व्हेन इट इज इजीली कॉपीड, द पर्सन हु ओरिजिनली क्रिएटेड इट मे सफर। जिसने इसको सही से सबसे पहले बनाया था, सोचा था, आइडिया दिया था, उसको तो परेशानी होगी क्योंकि हर कोई बंदा अब क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। 1893 BIRIP was established to carry out administrative tasks related IPR. Later on, in 1967, name of BIRIP was changed to WIPO। देखो 1893 में क्या नाम रखा गया, BIRIP। 1967 में क्या हुआ कि ये जो BIRIP है इसको चेंज करके हम नाम रख दिया WIPO, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, टू मॉडर्नाइज एंड फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियंस विद रेस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ द IP। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मॉडर्नाइज तरीका है ये, while fully respecting the independency of each of the union। Now next is nature of IPR। देखो IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपको कब मिलेगा, जब आपके आइडिया जो होंगे वो बिल्कुल नॉवल होंगे, नॉवेल्टी वाले होंगे, बिल्कुल नए होंगे, कहीं से भी वो कॉपी नहीं किए गए होंगे, वो आपका खुद का आइडिया है, खुद की इंफॉर्मेशन है, तब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंसिस्ट ऑन सम अमाउंट ऑफ नॉवेलिटी और ओरिजिनलिटी टू गेन प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम इज ड्यूरेशन स्पेसिफिक। जैसे कि अगर आपने कोई आइडिया दिया, अगर आपने कोई फॉर्मूला दिया, तो वो 20 साल तक आपके नाम पे रहेगा या 25 साल तक आपके नाम पे रहेगा, डिपेंड करता है केस टू केस कि कितने साल तक आपके नाम पे रहता है, उसके बाद वो पब्लिक हो जाता है। नेक्स्ट, इट डज नॉट प्रोवाइड परपेचुअल एंड एब्सोल्यूट मोनोपोली ओवर द प्रॉपर्टी। परपेचुअल का मतलब होता है स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट डज नॉट प्रोवाइड स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए, इफ आई डिस्कवर ड्रग, दैट डजंट मीन दैट आई विल बी ओनर ऑफ दैट ड्रग और आई विल ओनली सेल और मैन्युफैक्चर और मेक मनी फ्रॉम पर्टिकुलर ड्रग। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किसी ड्रग को डिस्कवर किया तो सिर्फ मैं ही ओनर हूं उसका, या मैं ही उसे बना सकता हूं, मैं ही उसे सेल कर सकता हूं, मैं ही उससे प्रॉफिट कर सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफ एनी पर्सन हैव पेटेंट IPR, देन he or she have right for manufacturing and distribute। अगर किसी पर्सन के पास पेटेंट IPR है तो वो जो है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। इफ ए पर्सन हैविंग कॉपीराइट IPR, देन he or she has a right for distribution and publication। किसी के पास कॉपीराइट IPR है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिकेशन कर सकता है, किसी के पास पेटेंट IPR है तो वो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये दो बंदे हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि ये आइडिया मैंने पहले दिया। मान लीजिए कोई आइडिया है जो कि काफी बेनिफिशियल है, तो ये दोनों लड़ रहे हैं कि ये आइडिया मेरा है, ये आइडिया मेरा है। तो इनकी लड़ाई को बंद करने के लिए यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, दे आर फाइटिंग फॉर द सेम आइडिया दैट आई हैव क्रिएटेड फर्स्ट, आई हैव क्रिएटेड फर्स्ट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स है, जहां पर दो पर्सन लड़ रहे हैं एक सेम आइडिया के लिए, तो इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए इंपॉर्टेंट पार्ट इन हेल्पिंग कोर्ट and legislature arrive at and justified balance between conflicting rights। तो यहां पर बैलेंस कौन बनाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस जगह कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। IPR के क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स और एक होता है आपका कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। आई रिपीट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। ओके, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स रिफर टू द राइट्स यूजफुल फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। यहां पर आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे इन्वेंशियस
पेटेंट, द पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क, गुड्स एंड सर्विस, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इंडस्ट्रियल डिजाइन, द डिजाइन एक्ट 2000, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं किसमें, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स में। फिर आता है आपका कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे कोई आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, म्यूजिकल वर्क, ब्रॉडकास्ट, फोटोग्राफिक वर्क, तो इन पे कॉपीराइट्स वगैरह का यहाँ से आता है। ठीक है, तो आईपीआर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट और कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। उसके बाद आपको दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ आईपीआर। तो यहाँ पर आपको टाइप्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मैटर और यहाँ पर आपको मेन फील्ड्स दे रखा है। टाइप्स में आपको बता रखा है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और यहाँ पर आपको बता रखा है पेटेंट में सब्जेक्ट मैटर में है नॉवेल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, नया होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए। मेन फील्ड है आपका केमिकल, ड्रग, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक। ट्रेडमार्क साइंस और सिंबल, जैसे अपने डीओबी का लोगो है वैसे ही, ठीक है, टू आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑल मेंबर्स। कॉपीराइट्स की बात करूं, ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप, प्रिंटिंग, एंटरटेनमेंट वीडियो, जैसे यूट्यूब पे कॉपीराइट लगता है वही सब। तो ये है आपके एप्लीकेशन ऑफ आईपीआर। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जहां पर आपने देखा एप्लीकेशन ऑफ आईपीआर, आईपीआर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ आईपी, एंड उससे पहले हमने देखा हिस्ट्री ऑफ आईपीआर, नेचर ऑफ आईपीआर, व्हाट इज आईपीआर। चलो आ जाओ 6 में वापस आ जाओ हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में। ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रीडर्स राइट एंड फार्मर्स राइट। तो दोनों के अधिकार, ब्रीडर के क्या अधिकार है, फार्मर के क्या अधिकार है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फार्मर कौन होता है और ब्रीडर कौन होता है। फार्मर वो होता है जो कि प्लांट को कल्टीवेट करे। आप देख सकते हैं ये रहा फार्मर, प्लांट को कल्टीवेट करने वाला। अब ब्रीडर कौन होते हैं, ब्रीडर वो होते हैं जो कि नई वैरायटी के प्लांट के डेवलपमेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट शो करे। सपोज यहाँ पर कोई नई वैरायटी का प्लांट जो है डेवलप हो रहा है, तो इस डेवलपमेंट में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करना, मतलब कि मेरे रोल है, मैं ही करवा रहा हूं, मैंने ही बनवाया है, अपना इन्वॉल्वमेंट देना, उसे कहते हैं ब्रीडर। ब्रीडर आर दोज हु वर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। किसी भी नई वैरायटी के प्लांट को डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल और इन्वॉल्वमेंट रहता है ब्रीडर का, क्योंकि फार्मर का काम तो क्या है, कल्टीवेटिंग करना, कल्टीवेशन करना प्लांट का। ठीक है, यहां पर ये जो फार्मर है, अब मान लीजिए इन फार्मर ने किसी नई वैरायटी का प्लांट डेवलप किया, या फिर जो भी प्लांट था उसमें एडवांस वैरायटी डेवलप करी, या तो बिल्कुल ही नया प्लांट डेवलप कर दिया, या जो भी प्लांट था उसमें एडवांस वैरायटी डेवलप करी। तो कहीं ना कहीं ये नोवेल्टी शो कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए नया प्लांट डेवलप किया तो बिल्कुल नया है, मतलब नोवेल्टी आ गई, और एडवांस वैरायटी का डेवलप किया तो वो भी नयापन आया, मतलब कि वहां पर भी नोवेल्टी आ गई। तो फार्मर को पूरा अधिकार है कि वो अपने नाम पर इनका रजिस्ट्रेशन करा ले, वो इनका अधिकार ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर ने एक नया प्लांट डेवलप किया है और वी कैन से एडवांस वेराइटी का प्लांट डेवलप किया है, तो उनके पास पूरा अधिकार है रजिस्ट्रेशन का। और इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री होता है, पर जो बाद में रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर होने वाला होता है, फिर उनको वापस नया करवाने के लिए, रीन्यू करवाने के लिए पैसा लगता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये सारी चीजें। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे फार्मर ने नई वैरायटी का प्लांट डेवलप किया और जो प्लांट पहले से था उसमें एडवांस वैरायटी डेवलप करी, तो उसकी वजह से उनको नॉवेल्टी मिली, और उस नॉवेल्टी की वजह से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अधिकार ले सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, दिस इज द राइट गिवन टू द फार्मर फॉर द इम्प्रूवमेंट कंजर्वेशन। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने फार्मर को उनका अधिकार दे दिया, तो फार्मर जो है और अच्छे से काम करेंगे। फार्मर जो है नेचुरल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो उसको और अच्छे से बेहतर बनाएंगे। फिर यहां पर लिखा है द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट। ये जो आया था 2001 में आया था, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट, ये जो एक्ट आया था ये 2001 में आया था। पीपीवी का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी और एफआर का मतलब है फार्मर राइट। ये देखो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी दिख रहा है, ये पीपीवी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी, और एफआर फार्मर्स राइट, ये आया था 2001 में। इसको शॉर्ट में लिखा है पीपीवी एंड एफआर, ठीक है।
और ये क्यों आया था? ताकि स्टेब्लिशमेंट हो सके एक इफेक्टिव सिस्टम का, ताकि जिसका अधिकार उसी को मिले। आई रिपीट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्ट सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज। प्लांट की वेराइटीज को प्रोटेक्शन देने के लिए प्लांट में नए नए मॉडिफिकेशन हो। क्योंकि मान लीजिए फार्मर है, अब फार्मर को उसका अधिकार दे दिया गया, तो फार्मर अगली बार से और मेहनत करेगा कि नए नए प्लांट में बनाऊं, है ना। फार्मर मेहनत करेगा और बोलेगा फार्मर की यार इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें आप और अच्छे से इसको डेवलप कर सकते हैं। फार्मर पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसके नाम पर क्या हो रहा है? पेटेंटिंग हो रही है, उसके नाम पे क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन हो रहा, उसको क्या मिल रहा है? क्रेडिट मिल रहा है। अगर आप जिसको क्रेडिट देने लायक हो उसको क्रेडिट दोगे तो वो और अच्छे से काम करेगा, और अगर उससे क्रेडिट छीन लिया जाएगा तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। The right of the farmer and plant breeder are to encourage the development and cultivation of new variety of plant। देखो आ गई ना बात। अगर आपने अधिकार दिया तो आगे से वो और एनकरेज होंगे, ताकि वो और अच्छे से डेवलप कर सके, और अच्छे से कल्टीवेट कर सके नई नई वेराइटी प्लांट्स की। और ये एक्ट जो है ये कौन सा है? पीपीवी एंड एफआर, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट, और ये आया था 2001 में। ठीक है, द पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 was enacted to grant intellectual property right to plant breeder, researcher, farmer who had developed a new extinct plant variety। सीधी सी बात है, यही लिखा हुआ है कि ये जो पीपीवी एफआर एक्ट आया था, इनका इतना सा रोल था कि जिस भी फार्मर ने नई वेराइटी का प्लांट बनाया है तो सारा क्रेडिट उसी को जाया जाए। फार्मर्स हैव ऑल्सो राइट टू सेव द सीड, सोइंग एंड रीसोइंग द सीड, मतलब बोना और वापस से बोना, बीज को बोते हैं ना, वो वाली बात चल रही है। शेयर करना, सेल करना, तो ये सारे राइट्स किसके पास होते हैं? फार्मर के पास होते हैं कि बीज को शेयर करना है, सेल करना है, बोना है, वापस से बोना है, वो सारे राइट भी फार्मर के पास होते हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कि पीपीवीएफआर मतलब कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट। पीपीवीएफआर का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। इसके अकॉर्डिंग 9 राइट्स दिए गए हैं फार्मर्स को। सबसे पहला राइट है राइट टू सीड, मतलब कि जो आपका फार्मर है उसके पास अधिकार है कि वो सेव कर सकता है, यूज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, सेल कर सकता है अपने सीड को। बट वो जो फार्मर है वो अपने सीड को पैक करके लेबलिंग लगा के नहीं सेल कर सकता। बट द फार्मर कैन नॉट सेल द सीड इन पैक्ड फॉर्म विथ लेबल रजिस्टर्ड नेम। ऐसे वो सेल नहीं कर सकता, वैसे भी दे सकता है, सेव कर सकता है, यूज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, सेल कर सकता है, पर पैकेजिंग लेबलिंग नहीं कर सकता उसके ऊपर कि अपना पैकेज बना के अपनी लेबलिंग लगा के सेल कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। सेकंड है राइट टू इंडेक्स ऑन वेराइटीज, मतलब कि फार्मर कैन गेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन देयर ओन वेराइटीज, उनको उनका अधिकार मिलेगा। तो सबसे पहले तो राइट टू सीड, फिर आगे आपका राइट टू इंडेक्स ऑन वेराइटी, फिर आता है राइट टू रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। देखो, द एक्ट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन फंड, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ थ्रू विच द वर्क ऑफ फार्मर आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड। किसानों का काम पहचानो और उन्हें रिवॉर्ड दो। ये था तीसरा राइट, राइट टू रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। नाम से पता लग रहा, रिवॉर्ड देना और पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। फिर आता है राइट टू बेनिफिट शेयरिंग, जो भी बेनिफिट हो रहा है उसको शेयर करो उनके साथ। नेशनल जीन फंड अथॉरिटी ऑल्सो फैसिलिटेट बेनिफिट शेयरिंग बाय पब्लिशिंग द रजिस्टर्ड वेराइटी एंड इनवाइटिंग क्लेम फॉर द बेनिफिट्स। सीधी सी बात आपको इतनी याद रखनी है कि उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना है, उनको बेनिफिशियल शेयरिंग देनी है। नेक्स्ट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड कंपेंसेशन ऑफ क्रॉप फेलियर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्रीडर था, उस ब्रीडर ने सीड दिया, किसको दिया? फार्मर को दिया, और फार्मर ने क्या करा? उसका कल्टीवेशन करा। आई रिपीट, ब्रीडर ने सीड दिया फार्मर को, फार्मर ने कल्टीवेशन करा। अब जब ब्रीडर ने सीड दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्रीडर खड़ा है और यहाँ पर ये फार्मर खड़ा है, तो जब ब्रीडर ने फार्मर को सीड दिया तो उस टाइम ब्रीडर ने बोला कि इसकी क्वालिटी ऐसी होगी, इसकी सेफ्टी ऐसी होगी, इसका एक्शन ऐसा होगा, बड़ी बड़ी बातें कर दी। अब मान लीजिए फार्मर के पास वो सीड गया, उस सीड को फार्मर ने कल्टीवेट किया और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो फार्मर जो है केस कर सकता है। ठीक है, इफ द मटेरियल फेल टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड द फार्मर में क्लेम फॉर कंपनसेशन अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंडर
राइट टू इंफॉर्मेशन एंड कंपनसेशन फॉर क्रॉप फेलियर, इस एक्ट के अंडर में आपका जो फार्मर है वो ब्रीडर के ऊपर केस फाइल कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि आपका जो बीज है, आपका जो फर्दर उसका जो काम होने वाला था, ग्रो होने वाला था, वो वैसा हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है आपका राइट टू कंपनसेशन फॉर प्राइवेट यूज। अब जैसे मान लीजिए आपका ब्रीडर है, इस ब्रीडर ने अपने खुद के यूज के लिए वो सीड यूज ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए उसको फिर क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर आपने प्राइवेटली यूज ले लिया तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इफ द ब्रीडर डज नॉट विश टू डिस्क्लोज द यूज एंड सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल वेराइटीज, कंपनसेशन कैन बी ग्रांटेड थ्रू द जीन फंड। किसको देना पड़ेगा, जीन फंड को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हो गया राइट टू सीड, वो बीज वाला कंसेप्ट है ना, बीज को बेच नहीं सकते लेबल पैकेज करके, बाकी नॉर्मल तो आप सेव करो, यूज करो, एक्सचेंज करो, सेल करो, चलेगा। दूसरा आ गया आपका राइट टू इंडेक्स ऑन वेराइटीज, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे दो, उसको अधिकार दे दो। तीसरा आ गया राइट टू रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, फार्मर की मेहनत को पहचानो और उनको रिवॉर्ड दो। फिर आ गया राइट टू बेनिफिट शेयरिंग, जो भी बेनिफिट हो रहा है वो फार्मर के साथ भी शेयर करो। फिर आ गया राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड कंपनसेशन ऑफ क्रॉप फेलियर, अगर ब्रीडर ने कोई सीड दिया और वो सही से ग्रो नहीं कर रहा तो फार्मर जो है कंपनसेशन ले सकता है ब्रीडर से। उसके बाद आया राइट टू कंपनसेशन फॉर प्राइवेट यूज, अगर मान लीजिए ब्रीडर ने डिस्क्लोज नहीं करना चाहा और खुद ही यूज लेना चाहा तो फिर उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा जीन फंड को। फिर नेक्स्ट है आपका राइट टू सफिशिएंट एक्सेसिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड वेराइटीज। अब देखो, द ब्रीडर शुड सप्लाई सफिशिएंट सीड टू द पब्लिक। जो आपका ब्रीडर होता है ना, उसे पब्लिक को सफिशिएंट अमाउंट में सीड देने चाहिए, पब्लिक को, ठीक है। पर अगर ऐसा वो नहीं करता है, अगर वो पब्लिक को रीजनेबल प्राइस में, सही प्राइस में सीड नहीं देता है, तो उस कंडीशन में 3 साल बाद वापस से रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि 3 साल तक ही वैलिड है। आपका जो ब्रीडर है उसका रजिस्ट्रेशन 3 साल तक ही वैलिड है। तो यहां पर लिखा है इफ आफ्टर 3 years ऑफ रजिस्ट्रेशन द ब्रीडर्स फेल टू डू सो, एनी अदर पर्सन कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। फिर ब्रीडर का लाइसेंस हट जाएगा, कोई और ब्रीडर बन जाएगा, क्योंकि कोई और अप्लाई कर लेगा। तो ध्यान रखना, ब्रीडर को रीजनेबल प्राइस पे सीड को देना होता है पब्लिक को। अगर ब्रीडर ऐसा नहीं करता है तो 3 साल बाद वापस रजिस्ट्रेशन होगा और उस ब्रीडर को हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई और इलेक्शन लड़ेगा, वही जीतेगा अगर ऐसे काम चल रहे हैं तो ये हो गया राइट टू सफिशिएंट एक्सेसिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड वेराइटीज। मतलब कि सफिशिएंट एक्सेसिबिलिटी मतलब पेशेंट्स को, पेशेंट नहीं बोलेंगे, पब्लिक बोलेंगे, पेशेंट तो दिन भर दवाई पढ़ते हैं तो पेशेंट बोलने में आ गया, पब्लिक को बराबर सीड दो और वो भी एकदम सही रेट में दो। अगर नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका राइट टू सर्विस फ्री ऑफ चार्ज। अब देखो, मैंने आपको बोला था ना, ये फार्मर है, इन्होंने कोई नई वैरायटी का प्लांट बनाया या कोई एडवांस उसमें चेंज लाया है जिसकी वजह से नोवेल्टी इनको मिल गई, अब इनको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। यहां पर लिखा भी हुआ है 10 सर्विस लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ वेराइटीज कंडक्टिंग विदाउट चार्जिंग एनी फीस। कोई भी फीस नहीं लगती है, पर रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल प्रोसेस में फिर आपको पैसा देना ही पड़ेगा। उसके बाद आ गया आपका 9th, प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल एनक्रोचमेंट इन केस ऑफ लेक ऑफ अवेयरनेस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्रीडर है या फिर फार्मर है, अब इन फार्मर ब्रीडर को पता ही नहीं है, इलिटरेसी की वजह से इनको पता ही नहीं है कि हाँ मैंने कुछ नया डेवलप किया है या फिर मुझे इसकी पेटेंटिंग करानी चाहिए, इनको आइडिया ही नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर कोई इलीगल इसको हथियाना चाहेगा, अपने अंडर करना चाहेगा, तो वो भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि उनके साथ नाइंसाफी ना हो, उनके भोलेपन की वजह से, उनकी मासूमियत की वजह से उनके साथ नाइंसाफी ना हो, उसके लिए भी आपको यहाँ पर वीकेंड से एक अधिकार दे रखा है। ऐसे टोटल 9 अधिकार हो गए, राइट टू सीड, राइट टू इंडेक्स ऑन वेराइटी, राइट टू रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, राइट टू बेनिफिट शेयरिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड कंपनसेशन फॉर क्रॉप फेलियर, राइट टू कंपनसेशन फॉर private use of traditional variety, right to sufficient accessibility of registered varieties, उसके बाद है right to service free of charge, एंड फिर लास्ट में है प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल एनक्रोचमेंट इन केस ऑफ लेक ऑफ अवेयरनेस। फिर ब्रीडर के राइट आ गए, ब्रीडर वही
जो कि प्लांट के डेवलपमेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट शो करे, नए नए प्लांट के डेवलपमेंट में, एडवांस टेक्निक में अपना इन्वॉल्वमेंट शो करे, उसको बोलते हैं ब्रीडर्स। ठीक है, और ब्रीडर्स राइट ऑल्सो नोन एज प्लांट ब्रीडर्स राइट, सबसे पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे एंड इज ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका होगा स्पेशली डिजाइन टू प्रोटेक्ट न्यू प्लांट वेराइटी। सीधी सी बात है, क्यों बनाया गया भाई ब्रीडर्स राइट? क्योंकि ब्रीडर्स को उनका हक मिले। अब ब्रीडर्स जो है इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं नए प्लांट को ग्रो करने में, और अगर मान लीजिए नया प्लांट ग्रो हो गया और कोई और ही क्रेडिट ले गया तो ब्रीडर बोलेंगे मेरे को क्या करना, मैं तो अगली बार से करूंगा ही नहीं भाई। अगर तुम क्रेडिट नहीं दे सकते तो मत दो फिर। तो ध्यान रखो कि क्रेडिट देना है। These rights are assigned to the breeder for a new variety of plant. According to this right, anyone who create a novel plant, मतलब बिल्कुल नया प्लांट, एक नए प्लांट की वैरायटी अगर कोई बनाएगा तो उसको सारे अधिकार दिए जाएंगे। With the help of these rights, the breeder can become an exclusive marketer of the variety or can license the variety to other. अब देखो उसको अधिकार मिल गया तो वो चाहे जिससे ग्रो करवा सकता है, वो खुद भी ग्रो कर सकता है। A variety must be new, distinct, यूनिफॉर्म एंड स्टेबल इन नेचर। अगर आपको नोवेल्टी चाहिए, ठीक है, आपने नोवेल्टी बना लिया, आपने एडवांस फीचर का प्लांट बना लिया, आपने बिल्कुल नया प्लांट डेवलप कर लिया, तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबसे हटके होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, नया होना चाहिए, तभी आपको जाके अधिकार मिलेगा उसका। ठीक है, अब देखो, अब आपका टर्म है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है कि हमें नेचर से, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गए, इन सब से हमें अच्छी अच्छी चीजें निकालनी है ताकि हम ह्यूमन हेल्थ को अच्छी कर सकें। जैसे कि कई सारे माइक्रोब्स से हमें कई तरह की चीजें मिलती है, एंटीबायोटिक्स हो गई, वैक्सीन हो गई, सब माइक्रोब से बनाते हैं। प्लांट से कितने तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, एनिमल से भी बहुत तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। इन सब से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमी सॉलिड, और वो सारी फॉर्मुलेशन इंसानों के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जैसे मछली से ओमेगा 3 फैटी एसिड, हल्दी से क्यूकरमिन, नीम से भी कई तरह की प्रॉपर्टीज मिलती है। तो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब से मिला के ही सारी ड्रग बन रही है देखा जाए तो। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लिविंग थिंग टू सी हाउ दे कैन बी कमर्शियली यूजफुल टू ह्यूमन। हम यहाँ पर ह्यूमंस को फायदा पहुंचाने के लिए नेचर देख रहे हैं, नेचर में नेचुरल सोर्स देख रहे हैं, जैसे प्लांट, माइक्रोब्स, आपके एनिमल, कि हमें इनसे क्या क्या मिल सकता है, और ऐसा कुछ ढूंढेंगे जिससे इंसानों की हेल्थ को अच्छा रहे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पीसीआर जो होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 6M बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसमें थर्मस एक्वेटिकस का क्या काम होता है? तो देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टेक पॉलीमरेज यूज किया जाता है, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो कोई भी पॉलीमरेज जो है डीनेचर हो जाएगा। पर टेक पॉलीमरेज डीनेचर नहीं होता, इसलिए हम पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, टेक पॉलीमरेज का यूज करते हैं। और ये जो टेक पॉलीमरेज होता है, ये आपको मिलता है थर्मस एक्वेटिकस से। तो आप देख सकते हैं कि नेचर से, माइक्रोब से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है हमारे पीसीआर को चलाने के लिए टेक पॉलीमरेज। और पीसीआर बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी को एड्स हो गया या किसी को कोई बीमारी हो गई, उसका ब्लड का सैंपल लिया, अब उसमें हमें उसको नंबर बढ़वाना है तो उसका पीसीआर करवाना पड़ेगा। जैसे ब्लड में बैक्टीरिया बहुत ही कम है, वायरस बहुत ही कम है, पता ही नहीं लग रहा, छोटे मोटे टेस्ट से डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, तो उसका पीसीआर कराना पड़ता है, उसके नंबर बढ़ाने पड़ते हैं। और नंबर बढ़ाने के लिए, पीसीआर करने के लिए आपको चाहिए टेक पॉलीमरेज, जो कि मिलता है थर्मस एक्वेटिकस से। ठीक है, क्यों जरूरी है बायोप्रोस्पेक्टिंग? द अंडरलाइंग एम ऑफ बायोप्रोस्पेक्टिंग इज टू फाइंड न्यू रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट फ्रॉम नेचर दैट कैन बी यूज बाय ह्यूमन। हम नेचर में से ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं जो कि इंसानों के लिए अच्छे हों। इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ थ्रू बोथ मेडिसिन एंड बेटर न्यूट्रिशन आर की फोकल एरिया। देखो, सीधी सी बात है, हमें इंसान की हेल्थ को बनाए रखना है, हमें इंसान को न्यूट्रिशन देना है, मल्टीविटामिन्स देने हैं, इंसान को हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स बना बना के देनी है, हमें इंसान की हेल्थ का ध्यान रखना है। और वो सारी ध्यान हम कहाँ से लेंगे? नेचर से लेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज से लेंगे, प्लांट से लेंगे, माइक्रोब से लेंगे, एनिमल से लेंगे, उनके
वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट से हम लेंगे और हमारे बॉडी को, हमारी ह्यूमन बॉडी को हेल्थी बना के रखेंगे। इट प्ले डोमिनेंट रोल इन डिस्कवरिंग लीड्स फॉर ड्रग डेवलपमेंट। अब देखो सीधी सी बात है, आपका जो हर्ब है, आपका जो माइक्रोब्स है, वहां से कितनी सारी ड्रग्स आपको मिली, हर्ब से कितनी सारी ड्रग्स मिली, प्लांट से कितनी सारी ड्रग्स मिली है, आज से नहीं कब से चलता आ रहा है। ठीक है, अलग अलग तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, फ्लेवोनॉइड है, टेनिन है, रेजिन है, वोलेटाइल ऑयल है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, अलग अलग तरह के हैं। तो वो सब हमारे काम आ रहे हैं ना। तो यही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी है। इट एम्स टू लुकिंग फॉर वे टू हैव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। हम यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम देख सके, हम नेचर से पूरा का पूरा फायदा उठा सके, मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके नेचुरल रिसोर्सेज से। It also include exploration and research on native knowledge related to the utilization and management of the biological resource। जो भी आपका बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल रिसोर्स है, उसका यूज कैसे करना है, उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है आप ले सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप नेटिव मतलब वहाँ के लोकल नॉलेज ले सकते हो, सारा आइडिया ले सकते हो, उसके बाद उसको ह्यूमन यूज पे ले सकते हो। Majority of the medicinal plant were discovered by the process of bioprospecting। हमने मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स इसी कारण ढूंढ निकाले हैं कि हमें इनसे क्या फायदा है। जैसे मान लीजिए पौधा मिला, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अरे भैया इससे मुझे क्या क्या फायदा है, इसमें कौन कौन से केमिकल है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसकी रूट क्या काम आ रही, बार्क, ट्री पूरा कैसे काम आ रहा है, स्टेम, बार्क, रूट, राइजोम, शूट, एपेक्स, कौन सा पार्ट कहाँ काम आ रहा है, किस तरह से काम आ रहा है, वो सारा हमने देख डाला। ये हो गया आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब इसके बाद आती है आपकी बायो पायरेसी। बायो पायरेसी को मैं आपको समझाता हूँ। देखो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं मेरे नीम का पौधा, ठीक है, क्या बोल रहे हो, नीम का पत्ता कड़वा है, आगे नहीं बोलूंगा, ये आपका नीम है ना, और इधर आपका हल्दी है, बढ़िया काम चल रहा है, एक तरफ नीम है, एक तरफ हल्दी है, टर्मरिक है ना। इमेज वगैरह होगी तो मैं ऐड कर देता हूँ। ये लो, ये आपकी टर्मरिक भी आ गई, एक तरफ हल्दी आ गई, एक तरफ नीम आ गई, ये नीम आ गई और ये आपकी हल्दी आ गई। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, एक फॉरेन का बंदा आया। अभी मैं डोली चाय वाले का प्रमोशन नहीं करना चाहता, वरना वो बोलता है इंटरव्यू में, खैर उसको तो देख के मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा था, मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था, मुझे लगा फॉरेन का बंदा है ना। तो ये फॉरेन का बंदा है। अब ये बंदे ने क्या करा पता है, ये आया, इसने देखा कि यार नीम अच्छा दिख रहा है, इसने देखा कि यार हल्दी अच्छी दिख रही है, क्यों ना इन्हें लेके जाया जाए, किसी के सीड ले जाएं, किसी का कुछ पार्ट ले जाएं और लेकर जाएं और फिर उस पर स्टडी करें, है ना। ये फॉरेन का बंदा आया, लेकर गया, उस पर स्टडी करी। जैसे ही इनने स्टडी करी, फिर उन्होंने क्या करा, इनको पता लगा कि यार टर्मरिक में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, टर्मरिक तो बहुत फायदेमंद है, यार नीम भी बहुत फायदेमंद है, नीम में तो पंजाई को किल करने की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने स्टडी करके अपने नाम पे पेटेंट कर लिया। अब बताओ, इंडिया में आके हमारे ही रिसोर्सेस को लेकर, हमारे ही नॉलेज को लेकर चले गए और अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया। तो ये हुई बायोपायरेसी, बहुत बड़ी बायोपायरेसी। और बायोपायरेसी में दो एग्जांपल लिख सकते हो, एक तो क्यूक्यूरमिन का, एक नीम का, और इन दोनों को डिटेल स्टडी करेंगे। केस स्टडी है ना क्यूक्यूरमिन की और नीम की, वही कहानी है कि भैया हमारे यहां से आकर, हमारे ही रिसोर्सेस को लेकर, हमारी ही नॉलेज को लेकर आप अपने नाम पे उसे पेटेंट करा रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके पास कोई नॉवेल्टी नहीं है, आप किस बात से पेटेंट करा रहे हो। तो इन्होंने ऐसा कर लिया था। और आपने 12th क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, चावल के केस में भी, बासमती राइस के केस में भी इन्होंने ऐसा ही करा था, इन्होंने ऐसा कर लिया था। तो फिर इंडिया से हमने कंप्लेन फाइल करी थी और उसके बाद हमने कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दिए थे, जैसे हमारा लिटरेचर हमने दिखाया था कि देखो हमारे कब से यूज कर रहे हैं हल्दी को, आयुर्वेद में कब से लिखा हुआ है हल्दी के बारे में कि हल्दी में ये प्रॉपर्टी होती है, नीम में ये प्रॉपर्टी होती है। आपने क्या नया बता दिया, आपने तो कुछ नहीं बताया, आप तो यहाँ से चुरा के ले गए, आप तो यहाँ से नॉलेज रिसोर्सेज सब चुरा के ले गए। तब जाके ये पेटेंट यहाँ का इनका हटा और हमारे इंडिया पे नाम पे वापस आया, क्योंकि हमने तो पेटेंट करा ही नहीं रखा था, हमें तो इस टाइम इतनी अक्ल थी ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी कहानी होती है। तो ये नीम की हल्दी की दोनों कहानियां भी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, कौन सा साइंटिस्ट लेके गया था, कब ऐसा हुआ, कौन से ईयर में हुआ। बाकी कहानी तो आपको समझ में आ गई कि ये सब हुआ था, अब कौन से ईयर में हुआ, कब हुआ, बस वही पढ़ना रह गया। चलो, यहाँ पर आपको बायो प्रोस्पेक्टिंग के
4 फेजेस दे रखे हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग आपको पता ही है कि नेचर और नेचुरल सोर्स से, नेचुरल रिसोर्सेज से हमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करना है और उसको ह्यूमन की हेल्थ पे लगाना है, उसको सही करने के लिए, ह्यूमन की हेल्थ को बेटर करने के लिए। सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लिविंग थिंग्स टू सी हाउ दे कैन बी कमर्शियली यूजफुल टू ह्यूमन। अब देखो 4 प्रोसेस है, 4 फेज है इसकी। सबसे पहले फेज 1, जहां पर आपको सैंपल को कलेक्ट करना है, जो भी आपका सैंपल है, जैसे नीम है, हल्दी है, जो भी सैंपल है उसको कलेक्ट करना है। फिर आइसोलेशन करना है, कैरेक्टराइजेशन करना है और कल्चर करना है। सबसे पहले निकालो, पहचानो, कल्चर करो। फिर स्क्रीनिंग फॉर पोटेंशियल यूज सच एज फार्मास्यूटिकल और अदर यूजेस, हमें पहचान में करना है कि इसका क्या यूज है। देन प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है, कमर्शलाइजेशन करना है, पेटेंटिंग करनी है, ट्रायल करना है, सेल करना है, मार्केटिंग करना है। यही सारा होता है प्रोसेस है बायो प्रोस्पेक्टिंग का, 4 फेज में होता है। बायो पायरेसी समझ में आई? देखो वही सब कहानी है ना। ये नीम की, हल्दी की, बासमती की, और ये पायरेट्स इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि चोरी करके ले गए थे ना। चलो इसकी कहानी आगे अच्छे से समझेंगे। अब देखो आपको सिलेबस में एक और हेडिंग दे रखी है, पेटेंटिंग एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। फिर आपको है केस स्टडी ऑफ क्यूकुरमा एंड नीम, वो भी हम अच्छे से करेंगे। हमने एक कहानी तो बता दी, और भी डिटेल में बताऊंगा, पर उससे पहले क्या टॉपिक है आपका, पेटेंटिंग एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है, द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट विच कैन बी पेटेंटेबल, मतलब कि कौन कौन से नेचुरल प्रोडक्ट पेटेंटेबल लायक है, पेटेंट करने लायक है। अब जैसे मान लीजिए नोवेल आइसोलेशन प्रोसेस है, नोवेल का मतलब होता है न्यू। अभी तक की आइसोलेशन प्रोसेस थी जैसे HPLC, HPTLC, TLC, क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, अलग अलग तरह की क्रोमेटोग्राफी, उससे हमने आइसोलेट किया। पर अगर आपने बिल्कुल ही न्यू आइसोलेशन प्रोसेस का डेवलपमेंट किया है तो फिर वो पेटेंट कराने लायक है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपके पास कोई नोवेल आइसोलेशन प्रोसेस है जिससे आप नेचुरल प्रोडक्ट को निकाल सक रहे हैं, तो वो नोवेल आइसोलेशन प्रोसेस जो है आपका पेटेंटिंग के लायक है। अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो नीम में से हम निकाल रहे हैं एज अ डायरेक्थिन। अब देखो आप कैसे भी बोल लीजिए, प्रोनाउंसिएशन अपना अपना, तो इसको आप आइसोलेट कर रहे हैं नीम के पौधे से। आइसोलेट करने के कई तरह के हैं, कई प्रोसेस है, कई मेथड है, पर आपने बिल्कुल ही नोवेल, बिल्कुल ही न्यू आइसोलेशन प्रोसेस डेवलप करी है, तो वो पेटेंटिंग के लायक है। फिर दूसरा देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइदर बाय इट्स स्ट्रक्चर और बाय फिजिकल पैरामीटर। देखो नाम से पता लग रहा है, कैरेक्टराइजेशन करना मतलब पता लगाना। हमने एवेल्युएशन देखा था ना, WHO ICH की गाइडलाइन में एवेल्युएशन, जहां पर हमने देखा था अलग अलग तरह की लीफ होती है, अलग अलग तरह की रूट होती है, अलग अलग तरह की बार्क होती है, अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट हमें मिला है तो उसको हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं। फिजिकल पैरामीटर देख रहे हैं जैसे कि ऑप्टिकल रोटेशन, एश वैल्यू, टोटल एश वैल्यू, सल्फेटेड एश वैल्यू, वाटर सोल्यूबल एश वैल्यू, उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रफनेस है कितना, क्या है, कैसा क्या है, वेन आइसोलेट नंबर, पेलेसाइड रेशियो, तरह तरह के हमने देखे था, स्टोमेटल इंडेक्स वगैरह वगैरह। तो उन सब से चेक करके हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू प्रोडक्ट, तो ये भी पेटेंटिंग के लायक है क्योंकि यहाँ पर लिखा है न्यू। न्यू का मतलब हो गया नोवेल, नोवेल्टी मिल जाएगी, पेटेंटिंग मिल जाएगी। फिर आता है इन्वेंशन एंड नोवेलिटीज। अब जैसे मान लीजिए एक ड्रग है आपके पास, आपको पता है कि उस ड्रग का एक्शन है एंटीपायरेटिक, आपको बहुत अच्छे से पता है, पर कोई और साइंटिस्ट आया और उन्होंने बोला कि यार इस ड्रग में तो एक और एक्शन आ रहा है, वो एक्शन है एंटीस्पाज्मोडिक। तो ये बिल्कुल नई चीज उन्होंने बता दी, तो ये भी नोवेल्टी लायक बात हो गई। तो सीधी सी बात है, कोई एक्शन हमें पहले से पता था पर जो हमें नहीं पता था कोई आकर बता गया, तो वो हमारे लिए बिल्कुल नोवेल्टी वाली बात हो गई, बिल्कुल नई बात हो गई। जैसे हमें पता था कि एंटीपायरेटिक है पर हमें नहीं पता था कि एंटीस्पाज्मोडिक एक्शन भी है। ठीक है, तो ये इन्वेंशन एंड नोवेलिटीज में आ गया। पहला क्या था, आइसोलेशन प्रोसेस, दूसरा क्या था, न्यू प्रोडक्ट, तीसरा क्या है, इन्वेंशन एंड नोवेलिटीज। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, पेटेंटिंग इन रिलेशन टू बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी की बात आ गई। बायोटेक्नोलॉजी आपने पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ लिया, मैं आपको क्या बताऊं, अब तो आप मेरे को बता दोगे कमेंट सेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने कई तरह के मेथड्स देखे। जैसे मान लीजिए हमने ई कोलाई को लिया, अभी ई कोलाई को हमने ट्रांसफर करा, कभी ई कोलाई से हमने ट्रांसफर करा, कभी ई कोलाई में हमने ट्रांसफर करा, अलग अलग चीजें हमने करी, इधर का उधर डाला, उधर का इधर डाला। ठीक है, तो अभी हमने अगर कोई नई मेथड निकाल ली या कोई नया एप्लीकेशन निकाल लिया
कि यार बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे करके देखो, इसको इसमें करके देखो, तब जाके हमें पेटेंटिंग मिलेगी। तो कोई नई मेथड निकाली या कोई नया एप्लीकेशन निकाला तब हम पेटेंटिंग के लायक है। नेक्स्ट है आपका पेटेंटिंग फॉर बायोलॉजिकल मैटर। अब देखो, बायोलॉजिकल मैटर बोल लीजिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं ई कोलाई की, किसी को पता था क्या थोड़े टाइम पहले, मतलब कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले, कि ई कोलाई से हम इंसुलिन बनाएंगे? नहीं पता था ना। पर इली लिली ने करा ना, कंपनी अमेरिका की इली लिली, उन्होंने करा ना। तो ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस किया ई कोलाई में और वहां से प्रोड्यूस कर लिया उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन। देखो कितनी बड़ी बात है। और ये जो इंसुलिन बना था इसको बोलते हैं ह्यूम्यूलिन। ठीक है, तो ये भी पेटेंटिंग के लायक है, बिल्कुल नई बात बताई थी उस टाइम। तो ये आता है आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल है ई कोलाई। ई कोलाई से तो आपने बहुत सारे काम करे हैं। ई कोलाई के अंदर आपने अपना ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस करके ग्रोथ हार्मोन भी बनाया है। देखो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये भी बनाया है। ह्यूमन इंसुलिन भी बनाया है। तो बहुत तरह की चीजें आपने बनाई है। तो ये भी नोवेल्टी का ही एक तरीका है, नयापन ही आया है। तो यहाँ पर भी आपको राइट मिल जाएंगे, अधिकार मिल जाएंगे, आपको पेटेंट मिल जाएगा। पेटेंटेबल माइक्रोबियल इन्वेंशन इंक्लूड द फॉलोइंग। जैसे कि नया मेथड है, मैंने आपको बोला ना कोई नया मेथड है तो उसकी पेटेंटिंग मिल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन है, आपको पता है पैथोजन वो होते हैं जो कि डिजीज कोज करें, पर अगर उस पैथोजन की पैथोजेनिसिटी हम कम कर दें तो ये भी नोवेल्टी है। इंक्रीजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई ड्रग है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें तो ये भी नोवेलिटी है। तो पैथोजेनिसिटी कम करना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, मेथड नए नए यूज करना, ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म का इन्वेंशन करना, ये सब नोवेल्टी में आएंगे। साथ ही साथ प्लांट को अल्टर करके, प्लांट में मॉडिफिकेशन करके उसको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना, क्योंकि ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं वो मोर एडेप्टेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लांट है, ठीक है, रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट, सच टेक्निक आर पेटेंटेबल। अब देखिए मान लीजिए तंबाकू का प्लांट था, टोबैको का प्लांट था, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, ग्रो ही नहीं हो पा रहा था। तो अब चाहे कैसी ही कंडीशन हो, ये प्लांट ग्रो हो रहा है, तो मतलब आपने क्या करा, इसमें डेवलपमेंट किया, इसको बहुत अच्छा कर दिया, इसमें एडवांस टेक्निक लगा दी, तो ये क्या है, ये भी पेटेंटिंग के लायक है। साथ ही साथ पेटेंटिंग ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाय सेल कल्चर। तो मतलब पेटेंटिंग के लिए कुछ भी नोवेल्टी कर लो, बस हो गया आपका काम। ये सारा आपको लिखना है पेटेंटिंग एक्सपेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट में। चलिए नेक्स्ट है क्यूकुरमा की स्टडी और नीम की स्टडी। तो क्यूकुरमा की स्टडी करने से पहले हल्दी की थोड़ी बहुत तारीफ हो जाए। हल्दी, आपका जो टर्मरिक है जिससे आपको मिल रहा है क्यूकुरमा, इज ए ट्रॉपिकल हर्ब ग्रोन इन ईस्ट इंडिया। कहां पर मिलता है, ईस्ट इंडिया में मिलता है। टर्मरिक पाउडर इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया। देखो टर्मरिक पाउडर जो है आप खाने में भी काम लेते हो, टर्मरिक पाउडर जो है एज अ मेडिसिन भी काम आता है। जैसे कॉमन कोल्ड को सही करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी है, स्किन इन्फेक्शन को सही करता है। आई रिपीट, स्किन इन्फेक्शन को सही करता है, कॉमन कोल्ड को सही करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी रखता है। साथ ही साथ कुकिंग में भी काम आता है। सालों से ये हमारे कुकिंग में भी काम आता है, एज अ डाई भी काम आता है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑन टर्मरिक was awarded to University of Mississippi Medical Center in May 1995। चलो इसे मैं आपको कहानी की फॉर्मेट में समझाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद होगा। यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट और यहाँ पर है आपका MMC, मतलब कि मिसिसिपी मेडिकल सेंटर। ये बात है मई 1995 की, ध्यान से सुनना। यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट, ये है आपका मिसिसिपी मेडिकल सेंटर और ये बात है मई 1995 की। यूनाइटेड स्टेट ने पेटेंट प्रोवाइड कर दिया, किसको, मिसिसिपी मेडिकल सेंटर को। पता है क्यों किया, क्योंकि मिसिसिपी मेडिकल सेंटर ने सिर्फ इतना सा बोला कि हल्दी के अंदर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। अब एक बात बताओ, क्या ये बात हमें अब पता है, यह तो हमें आयुर्वेद के टाइम से पता है और ये तो हमारा पेटेंट होना चाहिए था ना। पर आप देखो कि यूएस ने पेटेंट दे दिया मिसिसिपी मेडिकल सेंटर को, किस बात पे, सिर्फ इतनी सी बात पे कि हल्दी में वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये बताया इन्होंने, ऐसा इनका मानना है कि इन्होंने ये बताया 1995 में। तो यहां पर मैं पढ़ के बता देता हूं, अ यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑन टर्मरिक
was awarded to the University of Mississippi Medical Center in May 1995 for the use of turmeric in wound healing property. अब एक बात बताओ, ये तो हमारे आयुर्वेदा में कब से है? तो 2 साल बाद जब हमें ये पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमारे यहां से जो CSIR है, देखो 2 साल बाद यहां पे लिखा है, देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, 2 years later एक कंप्लेन हमने फिल करी, और वो कंप्लेन किसने फिल करी? CSIR ने, मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने 2 साल बाद इसके खिलाफ कंप्लेन करी। और अगर कोई भी हम कंप्लेन कर रहे हैं तो उस कंप्लेन के साथ हमारे पास होने चाहिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, ताकि हम बता सके कि हमारी बात सही है। तो एज ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हमने प्रोवाइड किया एंशियंट संस्कृत लिटरेचर। हमारा जो संस्कृत लिटरेचर है उसमें तो ये बात बहुत पहले से लिखी हुई है कि आपके हल्दी में वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ 1953 में एक पेपर लॉन्च हुआ था, एक पेपर पब्लिश हुआ था, किसके अंडर में? जनरल ऑफ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में। वहां पर एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें ये बात साफ साफ लिखी गई थी, और वो पेपर उसी के ऊपर था, आपकी हल्दी की वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। तो 1953 में हमने बता दिया, हमारे आयुर्वेदा में पहले से लिखा हुआ है। तो भैया आप 1995 में किस बात की नॉवेल्टी ले रहे हो? आपकी बातों में तो कोई नयापन नहीं है, ये बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो फिर 2 साल बाद हमने CSIR ने कंप्लेन रेज करी, जब हमें पता लगा कि ऐसा कुछ चल रहा है, और फाइनली हमारा वो केस हम जीत गए। यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, जिसको बोलते हैं USPTO, इन्वेस्टिगेट करा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने वैलिडिटी करी कि हाँ भैया ये पेटेंट तो इंडिया का ही है। इन 1997, डिस्पाइट एन अपील मेड बाय द पेटेंट होल्डर, द USPTO अब हेल्ड द CSIR ऑब्जेक्शन। जो हमारा ऑब्जेक्शन था उसको सही बताया गया, और जो वो पेटेंट के लिए मिसिसिपी मेडिकल सेंटर ने गलत काम किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा हुआ था आपका हल्दी का, क्यूक्यूरमा का केस स्टडी। उसके बाद आपके लिए नीम की भी बता रखी है मैंने। जैसे हमने क्यूक्यूरमिन की और वीकेंड से टर्मरिक की केस स्टडी देखी कहानी की फॉर्मेट में, वैसे ही हम केस स्टडी देखने वाले हैं नीम की कहानी की फॉर्मेट में। तो सबसे पहले नीम के फायदे मैं आपको बता देता हूं कि जो नीम होता है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी रखता है, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, एंटी अल्सर और आपका एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। तो नीम में कई तरह की प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी अल्सर, एंटी फंगल प्रॉपर्टी। और नीम जो होता है वो इंडिया में तो ग्रो होता है, साथ ही साथ साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी ग्रो होता है। अब ये तो तारीफ हो गई, अब एक कहानी सुनो। आपके एक यूएस टिम्बर इंपोर्टर थे, आई रिपीट यूएस टिम्बर इंपोर्टर, जिनका नाम था रॉबर्ट लैरसन। ये कहानी है आपकी 1971 की। आई रिपीट यूएस टिम्बर इंपोर्टर थे जिनका नाम था रॉबर्ट लैरसन। 1971 की बात है। ये इंडिया घूमने आए भाई साहब, और इंडिया घूमने जब ये आए तो इन्होंने देखा नीम का पौधा, और इनको बहुत ही अच्छा लगा नीम का पौधा। ठीक है, इन्होंने उसमें इंटरेस्ट शो किया, और मेनली इन्होंने नीम के सीड्स में इंटरेस्ट शो किया। जो नीम के सीड्स थे ना उसमें इंटरेस्ट शो किया। इन साइंटिस्ट को, रॉबर्ट लैरसन को, वो सीड यूजफुल लगे। तो ये भाई साहब इंडिया के जो सीड थे ना हमारे नीम के, वो अपने साथ लेकर गए फॉरेन कंट्री, अपने कंट्री में लेके चले गए। देखो कितने बड़े काम करे इन्होंने। इंडिया के नीम के सीड्स को ये अपनी कंट्री में लेके चले गए। कौन? रॉबर्ट लैरसन। कब की बात है ये बात है आपके 1971 की। ये देखो रॉबर्ट लैरसन ने नीम के सीड्स को अपने साथ लेकर चले गए, इंपोर्ट कर लिया नीम के सीड्स को इंडिया से। तो इंडिया के सीड है वो तो, है ना। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा, उस सीड के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करे। ही कंडक्टेड सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ नीम। 3 साल के बाद इन्होंने उन सीड्स को सेल कर दिया। यहाँ पर लिखा है 3 साल के बाद उन्होंने इन सीड्स को सेल कर दिया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मल्टीनेशनल केमिकल कॉर्पोरेशन WR ग्रेस को। मैं वापस पढ़ के बता देता हूं। वो सीड लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ, ही कंडक्टेड सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन नीम।
3 years later, he sold his invention to the US Department of Agriculture and Multinational Chemical Corporation WR Grace को। ठीक है, अब 1992 में क्या हुआ? WR ग्रेस के पास क्या है? नीम के बारे में जानकारी है, नीम के सीड के बारे में जानकारी है। तो 1992 में WR ग्रेस ने अपना एक फॉर्मुलेशन तैयार किया, अपना एक इमल्शन तैयार किया। ठीक है, और उसमें सीड्स का यूज लिया, नीम के ट्री का, नीम के सीड्स का, इनका यूज लिया और बोला कि ये इमल्शन जो है फंजीसाइड प्रॉपर्टी रखता है और इनके लिए इनको पेटेंटिंग दी गई। अब एक बात बताओ कि नीम में फंजीसाइड प्रॉपर्टी होती है तो हम कब से जानते हैं, फिर इनको पेटेंटिंग क्यों दी गई, है ना? तो ये गड़बड़ हुई है यहाँ पर। देखो गड़बड़ शुरू कहां से हुई, जब ये भाई साहब घूमने आए थे इंडिया तो ये नीम के सीड ले गए, उसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपने परफॉर्मेंस करे, ठीक है, और इन्होंने अपनी इन्वेंशन को सोल्व कर दिया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मल्टीनेशनल केमिकल कॉर्पोरेशन को, WR ग्रेस को। तो WR ग्रेस ने बोला ठीक है भाई, हम तो खरीद लेते हैं। फिर WR ग्रेस ने एक इमल्शन बनाया 1992 में, जिसमें उन्होंने नीम के ट्री को, नीम के सीड को यूज किया और उन्होंने बोला कि ये इमल्शन फंजीसाइड प्रॉपर्टी रखता है। तो उसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि नीम का ट्री, नीम का सीड तो फंजीसाइड प्रॉपर्टी रखता ही है, पर इन्होंने इसकी पेटेंटिंग करा ली। अब ये तो गलत बात है। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है मेक ए न्यू फंजीसाइड, ये तो गलत बात है, बिल्कुल नया इन्होंने कर लिया। पर इंडिया ने क्लेम किया कि हमारे यहाँ के जो फार्मर है ना, वो इसको बहुत ही पहले से एज ए फंजीसाइड यूज कर रहे हैं। सदियां बीत गई हमें तो यूज करते करते, आपने कौन सा नया काम कर लिया? आप तो हमारे यहाँ आके सीड लेकर गए और आपकी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक इमल्शन बना दिया और बोल दिया कि इसमें फंजीसाइडल प्रॉपर्टी है, और वो फंजीसाइडल प्रॉपर्टी तो नीम की वजह से आई, और वो तो हम कब से ही जानते हैं, इसमें तो कोई भी नोवेल्टी नहीं है। तो इंडिया ने तो अपोज किया ही सही, साथ में यूरोपियन यूनियन ने भी अपोज किया। और उन्होंने क्या सोचकर अपोज किया कि हमारे जो इंडिया के फार्मर्स है वो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, कम समझदार है, उनको अकल नहीं है इतनी, वो पुअर है, तो उनको हार्म नहीं होना चाहिए, उनका काम उनके नाम ही रहना चाहिए, ये गलत बात नहीं होनी चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन ने ऑल्सो अपोज द पेटेंट बिकॉज दे बिलीव दैट द राइट टू द पुअर फार्मर इन डेवलपिंग कंट्री विल बी हार्म। ठीक है, तो इंडिया ने अपोज किया, आपके यूरोपियन यूनियन ने अपोज किया, तब जाके ये पेटेंट जो है कैंसिल हुआ। और पेटेंट कैंसिल होने के लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर भी एंशियंट लिटरेचर दिया जहां पर पहले ही जिक्र है कि नीम की क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफर बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड रिजेक्ट द ऑर्डर ऑफ द यूएस पेटेंट ऑफिस टू अवॉर्ड द पेटेंट टू WR ग्रेस। WR ग्रेस को बोला कि आप चलिए, आपके नाम पे नहीं है, पहले से ये किसी नाम पे हो रखी है। द विक्ट्री इज अ रिजल्ट ऑफ 4 year लॉन्ग एफर्ट, 4 साल तक हम लड़े तब जाके हम जीते। हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी 4 साल लग गए उसे हमारे नाम करवाने में। तो ये था आपका नीम का, और इससे पहले हमने देखा हल्दी का, क्यूक्यूरमा का। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, जहां पर हमने पेटेंटिंग देखा, IPR देखा, बायो पायरेसी देखी, बायो प्रोस्पेक्टिंग देखा, फार्मर्स राइट देखे, ब्रीडर्स राइट देखे, स्टडी ऑफ क्यूक्यूरमा, स्टडी ऑफ नीम, दोनों की केस स्टडी हमने करी। ठीक है, सारा लेक्चर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो चलिए सिलेबस के पास चलते हैं। अगर आपको इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलेटरी इशू को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीटली कवर हो जाएगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे मीम्स अपडेट पोल्स MCQ, इंस्टाग्राम पे भी मीम्स अपडेट पोल्स MCQ आते हैं, तो दोनों से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर लिंक वर्किंग नहीं है, लिंक काम नहीं करती है, तो टेलीग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, जाके लिखिए डेप्थोबायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम, थैंक यू।